स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले तो कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। देखिए, हमारे पास समय तो बहुत कम है। हाँ, सेकंड। अपना ना माइक ऑन कर लीजिए, ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है ना। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लग रहा है मुझको, है ना। तो माइक ऑन कर लीजिए आप सभी। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे में कथा की तरह हो जाएगा। माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए सभी। आई एम सिंह, शिखा चौबे, प्रियंका। ठीक। माइक ऑन करने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा माइक वीडियोस, है ना। माइक पर आप क्लिक करते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब ये है कि आपका माइक ऑन हो चुका है ना। चलिए, देखिए हमारा जो एग्जाम है 23rd को है ना। और ये संभावित है, डेट आगे भी हो सकती है इसकी, है ना। अभी कोई फिक्स नहीं है। कोविड का समय है, इसलिए कोई भी संस्था पूर्ण रूप से वो नहीं है ना, कि प्रॉपर इसी डेट पर ही होगा। तो अगर 23 को हम मान के चलते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 33-34 डेज है। 33 से 34 दिन जो तैयारी है ना, उसमें हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डिटेल पर जा सकें, है ना। हमको अगर इस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है इन 33 दिनों में, है ना, तो हमको फिर जो क्वेश्चन आने लायक है या जो सेक्शंस ज्यादा आने की संभावना है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। ठीक। हम किसी पर भी डिटेल नहीं जा सकते, पिछले आए हुए प्रश्नों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा जो संभावित जहां से क्वेश्चन बनता है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक। 33 दिनों में इम्पॉसिबल है, ये हम सबको पता है कि 33 दिनों में तैयारी नहीं होती है ना। लेकिन अगर हम 33 दिनों पर सटीक अध्ययन करें तो हाँ, कुछ संभावनाएं हैं हमारे पास कि ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ये आप मान के चलिए इतना हार्ड नहीं होने वाला है। ठीक। क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है, वो भी आंगनबाड़ी, है ना। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समान अवसर प्रदान करने के लिए वो खुद चाहेंगे कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस हैं उस लेवल के ज्यादा ना हो, है ना। तो आज आज है आपका 20, है ना, 20 तारीख है आज। और हमारे पास ऑलमोस्ट 33-34 डेज है कंप्लीट करने के लिए सिलेबस, है ना। तो हम ट्राई करेंगे जितना हमसे सिलेबस हो पाता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। ठीक। इस बीच में मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, है ना। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर मुझसे पूछें। ठीक। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्ड देखो, जियोग्राफी से अपने को स्टार्ट करना है। ठीक। होता क्या है, व्यापम भारत भूगोल का कर तो दे देता है, लेकिन क्वेश्चन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता ही है ना। तो हम आज के दिन प्रॉपर डेडिकेट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक। कल 2 दिन के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे। आज हम ट्राई करेंगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जितना जल्दी जल्दी वो समाप्त हो जाए। ठीक। तो सटीक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी। ठीक। परिचय खंड से स्टार्ट करते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा है आपको कि जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है जिसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, है ना, वो किसने दिया था। ये आपके 2009 के इसके पेपर में आया हुआ था। जो आपका जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर का पेपर था, उसमें पूछा हुआ था। ठीक। तो ये परिचय खंड का मैटर था, तो हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जियोग्राफी, जियोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, हमको सभी को पता है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। तो वह विषय जो भूगोल जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करे क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक।
अब जो जियोग्राफी है, इसके जो जनक हैं यानी पिता हैं, वे माने जाते हैं हिकेटियस। किसे कहा जाता है? हिकेटियस। हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है महाद्वीपीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय सिद्धांत। अब महाद्वीपीय सिद्धांत क्या था? महाद्वीपीय सिद्धांत ये है कि भाई जो जितने भी महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर, वो किससे घिरे हुए हैं? जल भाग से घिरे हुए हैं। ठीक, ये उनका कहना था कि जो महाद्वीप हैं वो किससे घिरे हुए हैं? जल भाग से घिरे हुए हैं। और हमारा जो पृथ्वी है वो विभिन्न बड़े बड़े ऐसे ही महाद्वीपों भूखंडों में बटा हुआ है। इस कारण इनको कहा गया आपका भूगोल का पिता। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है एवी हम्बोल्ट को। किसको कहा जाता है? एवी हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इनका पूरा नाम था। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। क्या नाम है? कॉस्मोस। कॉस्मोस में इन्होंने समताप रेखा के बारे में बताया था। ठीक, तो इस कारण इनको आधुनिक भूगोल का पिता हम कहते हैं। तो भूगोल का पिता हिकेटियस। आप ये ध्यान रखिए, क्लास आप अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्लास अटेंड करते समय ये ध्यान रखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान लगाना है। ठीक, अपने से वापस उसको दोहराने की कोशिश करनी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ये जो चीजें हैं वो आपको बार बार रिवाइज करना है ना। और हम चाहते हैं कि एक बार में ही अगर सीख जाए तो साथ साथ दोहराते चलिए इस चीज को। ठीक, फिर हम आते हैं व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल के पिता कहे जाते हैं इरिटोस्थनीज। किसे कहा जाता है? इरिटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता। प्रायः यही 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट को कहा जाता है, और व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरिटोस्थनीज को। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो जियोग्राफी जो शब्द है वो दिया था। ठीक, तो जियोग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया था? इरिटोस्थनीज ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, जैसे ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हिस्टोरिक जियोग्राफी का पिता किसे कहते हैं? तो हिस्टोरिक जो जियोग्राफी है या ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। अब ध्यान रखिएगा, एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोट्स। ठीक, हिस्ट्री हेरोडोट्स, हिस्ट्री हेरोडोट्स। ठीक, तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोट्स। रिमाइंड करिए एक बार, भूगोल का पिता हिकेटियस, आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज, ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोट्स। ठीक, मानव भूगोल का पिता विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। किसे? विडाल डी लाब्लास को। ठीक, किसे? विडाल डी लाब्लास को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक, फिर हम आते हैं आगे मानचित्रों पर। तो विश्व मानचित्र का पिता कहा जाता है एनेक्सिमेंडर को। ठीक, अब कैसे ध्यान रखना, विश्व मानचित्र जब बना, उसने बनाया होगा तो सब चकित हो गए होंगे, अमेजिंग हो गए होंगे, है ना, अमेज्ड हो गए होंगे। तो उसी से ए से याद रखिएगा, अमेज्ड, अ से एनेक्सिमेंडर। ठीक, लगभग जो इसका उच्चारण है वैसा ही कुछ है ना, तो ऐसे ही याद रखेंगे आप। विश्व मानचित्र का पिता अनेक्सिमेंडर। अमेज्ड हो गए सब जब इसने पहली बार, क्या है देखो सबको जो पहले इतिहास में लोग थे उनको सैटेलाइट्स का ज्ञान नहीं था, सैटेलाइट्स होते नहीं थे, तो हम ऊपर से पृथ्वी को देख नहीं सकते थे कि वो कैसा है। अब आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन अब यह आदमी जिसने बिना ऊपर से पृथ्वी को देखे हुए विश्व का मानचित्र बना दिया, तो लोग इससे क्या हो गए? प्रभावित हो गए होंगे, चकित हो गए होंगे। तो इसीलिए इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अमेज्ड टू अनेक्सिमेंडर। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व का एटलस पहली बार बनाया मार्टिन बैहम ने। किसने बनाया? मार्टिन बैहम ने। ठीक, अब ये दोनों चीज जो है ये किसके बिना संभव नहीं है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र कला विज्ञान को कहते हैं। ठीक,
कार्टोग्राफी किसको कहते हैं? मानचित्र कला विज्ञान, यानी मानचित्रों को बनाने की जो कला है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक, इसका जो पिता है वो है टालमी। ठीक, कौन? टालमी। कार्टोग्राफी का जनक टालमी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टालमी को कहा जाता है। और कार्टोग्राफी जो है ये क्या है जी? मानचित्र कला विज्ञान है, मानचित्र को बनाने का विज्ञान है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हो, ये तो बात हो गई विश्व मानचित्र की। अब आते हैं हम भारतीय मानचित्र पर। तो जो भारतीय मानचित्र है उसका पिता कहते हैं हम जेम्स रेनल को। किसे कहते हैं? भारतीय मानचित्र का पिता कहा जाता है जेम्स रेनल। ठीक, अब भूगोल के परिचय खंड में हम कुछ पुस्तकें देखते हैं जो अधिकतर आपको पूछा ही जाता है कि जैसे नेचुरल हिस्ट्री, ये पुस्तक किसकी है? तो प्लिनी द एल्डर की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, है ना। प्लिनी द एल्डर की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ये सब जियोग्राफी से संबंधित पुस्तकें हैं ना। फिर है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। क्या नाम है? जियोग्राफिका। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। अब प्लिनी के अंत में नाम है निकल रहा है एन। ठीक, तो एन से नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, अगर कहीं भूल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लिनी एन, एन से नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, फिर है स्ट्रैबो जियो। स्ट्रैबो जियो, है ना। ट्रैबो जैसे हो रहा है तो वैसे जियो हो रहा है, तो स्ट्रैबो को कनेक्ट करेंगे जियोग्राफिका से। ठीक, फिर जो टालमी है इसकी पुस्तक का नाम है द जियोग्राफी। टालमी की पुस्तक का नाम क्या है? द जियोग्राफी। कुछ भारतीयों ने भी भूगोल संबंधित पुस्तकें लिखी है जिनका प्रयोग हम भूगोल को जानने के लिए करते हैं। उनमें दो पुस्तकें महत्वपूर्ण है, एक है भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि। तो देखिए भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। और आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। ठीक, आर्यभट्टियम। ठीक, किसकी पुस्तक का नाम है? आर्यभट्ट की। ठीक, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि और आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। ठीक, ये आपका परिचय खंड कंप्लीट। ठीक, अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मांड के ऊपर, जो सेकंड चैप्टर है हमारा विश्व भूगोल का। ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स। ब्रह्मांड को हम कहते हैं कॉस्मोस। क्या कहते हैं? कॉस्मोस। कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। क्या होता है? सुव्यवस्था। कॉस्मोस का क्या अर्थ होता है? सुव्यवस्था। और इसीलिए ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोस का अर्थ सुव्यवस्था है तो कैसे इसको ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए पृथ्वी के चतुर्दिशिक जो अनंत सुव्यवस्थित विस्तार पाया जाता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। पृथ्वी के चतुर्दिशिक सुव्यवस्थित अनंत विस्तार पाया जाता है उसे कहते हैं हम ब्रह्मांड। और यह ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या? कॉस्मोलॉजी। ठीक, तो ब्रह्मांड अर्थात कॉस्मोस और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी। ठीक, इसको देने वाले शब्द कौन है? कॉस्मोस शब्द देने वाले कौन है? क्रिश्चियन वोल्फ। ठीक, कॉस्मोलॉजी जो शब्द है वो देने वाले हैं क्रिश्चियन वोल्फ। ठीक, अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो 3 क्वेश्चन आते हैं अभी। एक पूछेगा आपको पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, दूसरा पूछता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, और तीसरा पूछता है कि ग्रही कक्षा का नियम किसने दिया। ठीक, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियो का अर्थ हमको पता है क्या? पृथ्वी। ठीक, हमको पता है क्या है? पृथ्वी। ठीक, तो इस जो सिद्धांत है या मत है, इसका मत ये था, इसका कहना ये था कि भाई जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ठीक, तो टालमी आया बोलता है कि भाई जो ब्रह्मांड है या सौर मंडल है उसके केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ठीक, ये कहा के गया कौन? टालमी। ठीक, फिर आता है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक, कौन बोलता है? कॉपरनिकस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक, ब्रह्मांड या हमारे सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी की जो सौर मंडल है हमारा
उसके केंद्र में जो है वो है आपका सूर्य। ठीक, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी जो है सौरमंडल के मध्य भाग में है, जबकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है ना, सूर्य हेल के समान है, नर के समान है ना, तो इसलिए हेलियोसेंट्रिक। तो जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है, ये किसने कहा? कॉपरनिकस ने। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉपरनिकस ऑप्शन नहीं दिया है तो ये आप उत्तर लेंगे अरस्तु। ठीक, और ये भी नहीं है, अरस्तु नहीं, भास्कराचार्य ले लेंगे आप आंसर। ठीक, क्योंकि इन्होंने कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में अर्थात सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। किसने कहा? भास्कराचार्य। ठीक, तो यही दो ध्यान रखिएगा मुख्यतः, आपको ये तीसरा चीज ध्यान नहीं रखना है, प्राय पूछता ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो देने वाले हैं क्लॉडियस टालमी, और हेलियोसेंट्रिक अर्थात सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है कॉपरनिकस ने। ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, तो पिछले बार ये पूछा है, कई बार से पूछ चुका है। तीसरा जो थ्योरी है ब्रह्मांड से संबंधित वो है, अब देखिए हम लोग अभी ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हम इतिहास से चालू करें कि लोग क्या क्या पर्सपेक्टिव रखते थे ब्रह्मांड के प्रति। तीसरा जो पर्सपेक्टिव आता है वो है ग्रही कक्षा का सिद्धांत। अब ये ग्रही कक्षा का सिद्धांत क्या है? ठीक, जिसे कौन दिया, किसने दिया? जोहानस कैप्लर दिया। ठीक, जोहानस कैप्लर ने दिया। ठीक, अभी था क्या ग्रही कक्षा का सिद्धांत? तो ग्रही कक्षा के सिद्धांत में उन्होंने 3 नियम बताए। पहला नियम था परिपथ या कक्षा का सिद्धांत, दूसरा था क्षेत्रफल या वेग का सिद्धांत, और तीसरा है आवर्तकाल का सिद्धांत। पहली जो उनकी जो लॉ है वो कहती है कि भाई जितने भी ग्रह हैं वो एक क्या करते हैं, उनकी एक कक्षा होती है ना। हर ग्रह अपनी एक कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, परिपथ, है ना। परिपथ किसको बोलते हैं? ये सूर्य के चारों आपको दिख रहा है, ये परिपथ है। ठीक, और हर ग्रह का अपना क्या होता है, परिपथ होता है। ठीक, दूसरा सिद्धांत जो दिया वो दिया क्षेत्रफल या वेग का। ठीक, इसके अनुसार उनका कहना ये था कि जैसे ही ग्रह सूर्य के करीब आते हैं उनका उनकी जो गति है, वेग है, वो क्या होती है, एक्सेलरेट कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, यानी आप देखते हैं, आप अगर दोलन करते रहते हैं, एक रस्सी लट्टू को बांध लो, है ना, या गेंद को बांध लो किसी रस्सी पर और उसको जोर जोर से घुमाइए, जैसे आप उसको थोड़ा करीब लाएंगे फिर दूर करेंगे तो उससे उसकी क्या होती है, गति बढ़ती जाती है ना। तो अगर किसी चीज को पास लाके फिर दूर फेंकते हैं तो गति बढ़ती है ना। तो ठीक वैसी स्थिति होती है कि सूर्य के जो केंद्र के पास, जैसे यानी सूर्य की जो कक्षा है उसके पास से कोई ग्रह गुजरता है ना, तो वो उसकी गति क्या होती है उस समय, अत्यधिक होती है। ठीक, और जबकि जो ग्रह जितना दूर होगा सूर्य से उसकी गति उतनी ही कम रहती है उस समय, या वेग कम रहता है। ठीक, तीसरा सिद्धांत कहता है आवर्तकाल का सिद्धांत। आवर्तकाल का सिद्धांत ये कहता है कि जो ग्रह जितना सूर्य के करीब होगा उसका आवर्तकाल उतना क्या होगा, कम होगा। आवर्तकाल कहने से आशा यह है कि एक ग्रह के द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में लिया गया समय, ये क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, तो भाई जो जितना करीब होगा वो उतना ही फास्ट घूमेगा, और जितना फास्ट घूमेगा उतना कम समय लेगा, सीधी सी बात है। और अगर वो ग्रह दूर होगा तो उतना ही क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा, क्योंकि गति वहां पर उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ग्रही का कक्षा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, जोहान्स कैप्लर ने दिया। ठीक, इतना रिमाइंड किए। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया जी? वॉइस ऑन कर लो जी, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये भागवत जैसा हो जा रहा है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है।
ठीक, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। ऑन कर लो माइक, अगर आप एक शांत जगह पर बैठे हो तो ऑन कर लीजिए सभी के सभी। ऐसे क्लास नहीं हो पाती ना, ये भागवत जैसा हो गया ना, आके प्रवचन सुना के चल दिए, है ना। ऐसे ही आप भी नहीं पढ़ पाएंगे ना मैं भी पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसके पीछे बोलते जाइएगा। जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया जी? टॉलमीन दिया, ठीक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया कॉपरनिकस ने दिया, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है ना, ठीक। और ग्रही कक्षा का सिद्धांत दिया जोहान्स केपलर ने, ठीक। अब देखो, ठीक, कायदे से ये नहीं बताना चाहिए मुझको, है ना, क्योंकि समय कम है, लेकिन सुन लो ग्रहों। अब हम क्या हो गए, इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया ब्रह्मांड का, कि भाई हाँ ब्रह्मांड कैसे कैसे लोगों ने जानना चालू किया। अब ये जब जान गया कि भैया हाँ हमारा एक सौर मंडल है, उसके केंद्र में सूर्य है और ग्रह चक्कर लगाते हैं, तब ये प्रश्न आया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ठीक। तो ग्रहों की उत्पत्ति के जो सर्वमान्य सिद्धांत है ना, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि ग्रहों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया। इसका सिद्धांत का नाम था बिग बैंग सिद्धांत, ठीक। ये सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से अणु में केंद्रित था, ठीक। और इसमें विस्फोट हुआ जिससे पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं उसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ठीक। इसी पर सर्न प्रयोगशाला में क्या चल रहा है जी, रिसर्च चल रहा है ना। सन 2012 में एलएचएस, है ना, एलएचसी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर मशीन से वहां पर एटॉमिक विस्फोट किया गया और उसमें हमको एक कण मिला जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया। गॉड पार्टिकल का नाम हमने पीटर हिग्स के नाम पर रखा और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा, दो वैज्ञानिक। तो उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, हिग्स बोसोन कण, ठीक। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे बोस, ठीक। तो इन दोनों के नाम पर हमने उसका नाम रखा हिग्स बोसोन कण, ठीक। अब ये बताता क्या है कि ये बताता ये है कि जो संसार के सभी पदार्थ हैं या सभी ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई, एक गॉड पार्टिकल से हुई, एक ही कण से हुई है, जिसको क्या कहते हैं हम, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन, ठीक। इस पर रिसर्च कहाँ चल रहा है जी, सर्न में। सर्न कहाँ स्थित है, सर्न जो प्रयोगशाला है वो ओवल शेप में है ना, और दो देशों की सीमा पर स्थित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक। किस कहां कहां, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। सर्न प्रयोगशाला फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, फ्रांस में जिनेवा और स्विट्जरलैंड इन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है आपका, ठीक। और ये प्रयोग 2012 में हुआ, 2008 में इसकी पहली बार इन्होंने वर्क करना चालू किया था, ठीक। ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक है द्वैतवादी, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी मानते हैं कि एक ही कण से क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, और द्वैतवादी मानते हैं कि दो पदार्थों से ब्रह्मांड की रचना है, ठीक। ऐसे बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी हैं, जैसे वायव्य राशि कल्पना, गैसियस थ्योरी इमैनुअल कांट की है ना, और बहुत सारी कल्पनाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर क्या, डस्ट, है ना, ये दिया था आर्टो स्मिड ने, ठीक। तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा बस, ठीक। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इधर नहीं पूछेगा, ठीक। अब देखो, इसके अलावा ब्रह्मांड उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था का सिद्धांत, ये फ्रेड होयल ने दिया है, ठीक। एक है रेडशिफ्ट थ्योरी, ये दिया है एडविन हबल ने, ठीक। एडविन हबल ने रेडशिफ्ट थ्योरी दिया है। इसके अनुसार ये कहना है
कि भाई जो ब्रह्मांड है वो क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है, एक दूसरे से दूर होते जा रही है। और इसका आधार क्या था कि भाई आधार ये था कि जो लाल रंग है उसकी क्या होती है, पल्सुएशन बहुत दूर तक जाता है ना। तो जो लाल रंग, जितना जो चीज लाल रंग दिखने जाएगा उतनी उसकी क्या होगी, दूरी ज्यादा होगी। ठीक, कोई पास में होता है तो उसका कलर ज्यादा ब्लूइश दिखता है ना। और जो जितना दूर होगा उतना रेडिश दिखेगा हमको। ठीक, यही चीज होती है। तो इसी आधार पर एडविन हबल ने रेडशिफ्ट थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। ठीक, ये किसने बताया, एडविन हबल ने बताया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, ये सर्न है। सर्न मैंने बता दिया 2008 में प्रयोग चालू 2008 में प्रयोग चालू हुआ, 2012 में महाविस्फोट हुआ, गॉड पार्टिकल की खोज हुई, पीटर हिग्स सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर उस कण का नाम रखा हिग्स बोसोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं ब्रह्मांड पर। अब देखिए, सबसे पहले अगर ब्रह्मांड पढ़ने से चालू करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो संरचना है वो है आकाशगंगा। ठीक, और आकाशगंगा का जो निर्माण होता है वो नेबुलस होता है। ठीक, नेबुला का अर्थ होता है कुहासा। ठीक, इसे नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं। ठीक, यानी जहां स्टार्स का क्या हो, जन्म हो। नर्सरी मीन्स जहां क्या होते हैं, नए जो बच्चे होते हैं, जो जो नई चीजें होती है वहां जहां उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नर्सरी। ठीक, तो नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं नेबुला को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नर्सरी ऑफ स्टार्स किसे कहा जाता है, तो नेबुला कहा जाता है। ठीक, तो आकाशगंगा से बनने से पहले की स्थिति है नेबुला, नेबुला से बनती है आकाशगंगा। ठीक, अब आकाशगंगा के बारे में बात करें तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी या मिल्की वे। क्या नाम है जी, मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक, हमारे जो पड़ोस की जो आकाशगंगा है, ठीक, हमारे जो पड़ोस की सबसे पड़ोस की आकाशगंगा है वो उसका नाम है देवयानी। ठीक, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब कैसे याद रखेंगे इसको, एंड्रोमेडा या देवयानी को। देखिए, अगर आप लड़कियों की बात करें तो ससुराल में रहते हैं तो देवरानी के साथ गपशप ज्यादा होती है, तो उसी से कनेक्ट कीजिएगा कि, है ना, वो उनकी फ्रेंड हो जाती है। ठीक, तो वैसे ही याद रखिएगा आप कि जो मंदाकिनी है उसकी फ्रेंड है देवयानी, है ना। मंदाकिनी की फ्रेंड है देवयानी। ठीक, तो मंदाकिनी हमारे सबसे हमारी आकाशगंगा का नाम है, और हमारी आकाशगंगा के बाद जो दूसरा क्रम है वो है देवयानी का। ठीक, अब मंदाकिनी में हमारी स्थिति क्या है, हम कहां पर रहते हैं, तो मंदाकिनी जो है ना वो स्पाइरल शेप में है ना, स्पाइरल शेप में है ना, और तस्तरी के समान चपटी है। कौन, हमारी जो है आकाशगंगा है। ठीक, और ऐसे करके उसकी 3 भुजाएं हैं। ठीक, क्या है, 3 भुजाएं हैं, और इन 3 भुजाओं में से जो सबसे अंतिम वाली भुजा है, सबसे किनारे वाली भुजा है, तीसरी भुजा, उसमें हम स्थित हैं। और उस भुजा का नाम क्या है, ओरियन सिग्नस भुजा। ठीक, शिकारी हंस भुजा ऐसे भी कहा जाता है ना। तो उसमें हम स्थित हैं, ओरियन सिग्नस भुजा में स्थित हैं हम। ठीक, तो पृथ्वी किस पे स्थित है, या हमारा सौरमंडल किस में स्थित है, ओरियन सिग्नस भुजा में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सर्वाधिक तारे बनाती है आकाशगंगा उसका नाम है बेबी बूम। क्या है, बेबी बूम। ठीक, चलो, अब आकाशगंगा खत्म हो गया, अब हम आते हैं अपने सौर मंडल के ऊपर। तो सौर मंडल में कौन कौन होगा जी, तारे होंगे, ग्रह होंगे। तो सबसे पहले हम तारे की बात करते हैं। ठीक, तो तारे जो होते हैं, देखो, ऊर्जा उत्पन्न होने के 2 साधन, एक तो होगा नाभिकीय संलयन। ठीक, एक होगा नाभिकीय संलयन, है ना, और दूसरा होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक, नाभिकीय विखंडन। ठीक, नाभिकीय विखंडन, 2 मेथड होते हैं नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के। नाभिकीय संलयन क्या होता है, 2 परमाणु जब आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और उससे ऊर्जा जो मुक्त होती है ना, वो क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या होती है, जब एक अणु से क्या होते हैं दूसरा अणु टकराता है, और क्या होता है उससे ऊर्जा मुक्त होती है ना, और कई अणु यहां से निकलेंगे, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ये सब निकलेंगे। ठीक, तो यहां पर 2 परमाणु बन गए, इससे एक परमाणु से 2 परमाणु बन गए। ठीक, तो ये कहलाएगा विखंडन। ठीक, तो जो तारे होते हैं
उनमें नाभ की संलयन की क्रिया होती है। ठीक, अब नाभ की जो संलयन है वो उसमें ना अपार ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है नाभ की संलयन में। ठीक, अब इसी अपार ऊर्जा जो मुक्त होती है उसको हम क्या नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी पृथ्वी पर हम जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो नाभ की विखंडन से करते हैं बजाय कि नाभ की संलयन, क्योंकि हमने अभी भी उसका विज्ञान सीखा नहीं है कि कैसे हम नाभ की संलयन से ऊर्जा को लंबे समय तक कैप्चर कर सके। बहुत सारे प्रयास हुए हैं अमेरिका, चीन और विभिन्न देशों के द्वारा। अभी चीन ने करीब 8 सेकंड तक उस ऊर्जा को कैप्चर करके रखा था। ठीक, उसके बाद वो उससे ज्यादा नहीं कर पाए। ठीक, तो ये प्रयास चल रहा है, जिस दिन हम नाभ की संलयन की क्रिया पर अपनी महारत हासिल कर लेंगे, हमारा जो विश्व है वो ऊर्जा की जरूरतों को बहुत आसानी से पूरा कर पाएगा। ठीक, तो जो तारे होते हैं उनका लंबा जीवन काल का जो कारण होता है वो यही होता है कि नाभ की संलयन की क्रिया उसमें होती है। ठीक, तो जो तारे होते हैं उनमें जो स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होती है, और वो ऊर्जा कहां से आती है, नाभ की संलयन से, नाभ की संलयन से होती है। अब देखिए, नाभ की संलयन जो होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या तारे में हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक, और यही हीलियम बाद में फिर कार्बन और निकेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ठीक हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि तारों का रंग, ठीक, उन इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, उनका उम्र, उनका ताप, ठीक, उनकी दूरी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो तारों का जो रंग है वो उनका प्रदर्शित करता है क्या, क्या उम्र। प्रदर्शित करता है, उम्र ताप प्रदर्शित और करता उम्र। है। वेरी गुड। ठीक, हाँ। हाँ, ठीक, तारों का जो वो होता है, रंग होता है, वो उनका उम्र प्रदर्शित करता है। ठीक, देखिए, जब कोई तारा बनता है तो सबसे पहली अवस्था होती है इंटरस्टेलर क्लाउड की। ठीक, इंटरस्टेलर क्लाउड क्या होता है, अंतर तारक धूल परिकल्पना एक ऑटोस्मिट की है, उसी से ही लिया गया है कि भाई तारे जब होते हैं ना, उत्पत्ति होती है तो धूल व गैस के बादल होते हैं। अब धूल व गैस के बादल क्या होते हैं, वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब ये टकराने लगते हैं तो इनमें क्या होती है, गति उत्पन्न होती है, और ये फिर क्या करने लगते हैं, तेजी से चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, फिर धीरे से एक जगह इकट्ठे होते हैं, संकुचित होते हैं, और संकुचित होने के बाद ये अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं और प्रोटोस्टार तारा बनते हैं। सबसे पहले इसीलिए पूछता है कि जो तारे हैं, है ना, या तारे की प्रथम अवस्था क्या है, तो प्रोटोस्टार तारा। ठीक, जो बच्चा तारा होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार तारा। ठीक, प्रोटोस्टार तारा। ठीक, तो इंटरस्टेलर क्लाउड के बाद जो तारा है वो प्रोटोस्टार तारा में बदल जाता है। इसके बाद दो अवस्थाएं होती हैं, या तो तारा बहुत बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक, अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, छोटा हो गया तो लाल वामन तारा कहलाएगा जब वो उसकी वृद्धावस्था आने लगेगी। ठीक, अब इस लाल वामन तारे के बाद जो क्या होगा, प्लैनेटरी नेब्यूला होगा। ठीक, प्लैनेटरी नेब्यूला एक प्रकार की अवस्था है जहां पर तारा क्या होता है, अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है, और क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा उसमें क्या होता है, नेब्यूला क्रिएट होता है। और उसके बाद जो उसमें जो ऊर्जा होती है वो मुक्त हो जाती है, और उस तारे का केवल क्या बचता है, अवशेष बचता है, जिसमें केवल निकिल, लोहा ही और कार्बन, यही दो चीजें ही बचती है उस तारे में। ठीक, तो तारा सबसे पहले लाल वामन तारे में बदलेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपको वो श्वेत वामन में बदलेगा। ठीक, श्वेत वामन के बाद वो तारा क्या है, आपके ब्लैक ड्वार्फ अर्थात काला वामन तारे में बदलेगा। इसीलिए पूछता है कि काला वामन तारा कौन सी अवस्था है तारे की, तो काला वामन तारा जो अवस्था है वो तारे की अंतिम अवस्था है। ठीक, जब वो मृत प्राय हो जाता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल, है ना, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा किसको कहते हैं, ब्लैक डॉर्फ तारे को। ठीक,
किसको बोलते हैं? ब्लैक ड्वार्फ तारे को, है ना, काले वामन तारे को। ये तो होगी छोटे तारे की स्थिति, है ना। अभी छोटा तारा क्या होता है? 1.44 ms से कम होता है एक्चुअल में। अब ये आप पूछोगे कि सर ये 1.44 ms है, होता चीज हो है तो होता ही क्या है ना। तो ये 1.44 ms है, इसका अर्थ होता है 1.4 मास ऑफ सन, ठीक, 1.44 मास ऑफ सन। अब ये 1.44 मास ऑफ सन का है, ठीक। तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, ठीक। एस चंद्रशेखर ने एक सीमा दी जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, ठीक। इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई अगर किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना है या उससे अधिक है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के बाद कृष्ण छिद्र में बदल जाता है। क्या कृष्ण छिद्र मीन्स? ब्लैक होल में बदल जाता है, ठीक। ठीक, ये उन्होंने सिद्धांत दिए, किसने? एस चंद्रशेखर ने, ठीक। तो इसीलिए इनसे संबंधित दो क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, ठीक, पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण वेबर सिद्धांत इनमें से किसने दिया था, ठीक, ये दो क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा कि भाई कृष्ण वेबर सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया, ठीक। इसके अलावा फाउलर ने भी उनकी हेल्प की थी। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन पूछता है कि 1.44 ms क्या है? मास ऑफ सन, ms मींस मास ऑफ सन, यानी अगर कोई सूर्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कितना है? 1.44 गुना से अधिक है तो क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट के बाद कृष्ण छिद्र में बदल जाएगा। अगर उससे कम है, 1.44 ms है या उससे कम है, तो वह श्वेत वामन तारे के बाद काला वामन तारे में बदल जाता है, ठीक। तो यही स्थिति है कि प्रोटोस्टार तारे के बाद वो बड़ा तारा बनेगा, फिर वो लाल दाना तारा बनेगा, ठीक। फिर बनेगा फिर उसमें क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, ठीक। और विस्फोट होने के बाद क्या होगा? दो स्थिति होगी, या तो तारा अगर 3 से 5 गुना है हमारे सूर्य का तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, जिसे पल्सर तारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सर तारा। पल्सर जो तारा होता है वो बहुत ही चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। पल्सर का अर्थ ही होता है चमकीला, ठीक। अब बाइक देखते हैं ना, चमकीला, है ना। तो पल्सर बाइक होती है, वो गति तेज होती है सबसे पहले, तो उसमें चमकीला होता है, ठीक। तो इसी न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रॉन के जो कण है इस तारे के अराउंड बहुत ही जल्दी जल्दी क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। तो न्यूट्रॉन तारा समझ में आया आपको। और दूसरी अवस्था क्या होगी? अगर किसी तारे का द्रव्यमान 11 गुना तक है, ठीक, तो महाविस्फोट के बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा, कृष्ण छिद्र में बदल जाएगा, ठीक। यही चंद्रशेखर सीमा है और यही कृष्ण विवर है, ब्लैक होल है, ठीक। कुछ स्पेशल बुक्स हैं, है ना, इसके ऊपर। जैसे आपका एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये भी स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये पुस्तक है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। और द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, ये पुस्तक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, ठीक। समानता प्रश्न नहीं पूछते हैं, पूछेगा ये वाला, तारों का रंग। अगर कोई तारा नीले या सफेद रंग का है तो उसे बोलते हैं आदि तारा। क्या कहते हैं? आदि तारा, है ना, या युवा तारा, ठीक। कैसा है? अगर इस तरह दिख रहा है, ये अगर ब्लूइश है या उसमें व्हाइटनेस है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आदि तारा, ठीक। फिर अगर क्या है? तारा हल्का सा नारंगी हो गया तो ये प्रौढ़ तारा कहलाएगा। क्या तारा कहलाएगा? प्रौढ़ तारा कहलाएगा, ठीक। और अगर तारे ने लाल रंग की अवस्था प्राप्त कर ली है तो वो क्या कहलाएगा? वृद्ध तारा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तारे का रंग है वो उसकी उम्र का प्रतीक होता है, ठीक। क्या होता है? उसकी उम्र का प्रतीक होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। हमारा जो इस और आपको ये भी बता देता हूँ, हमारा जो सूर्य है अभी आदि तारे के रूप में, अभी वो नीला या सफेद है ना, अभी उसने नारंगी रंग प्राप्त नहीं किया है ना, तो इसलिए हमारा जो सूर्य है वो अभी आदि तारा है, ठीक। न्यूट्रॉन और कृष्णविवर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये बताइए कि हम दूरबीन से कभी उसको क्यों नहीं देख सकते, ब्लैक होल को? पता है आपको क्यों नहीं सकते? क्योंकि फोटॉन जो कण है
वो अगर किसी पर पड़ते हैं तभी हम उसको देख पाते हैं। किसी भी वस्तु पर फोटॉन्स के कण पड़ेंगे तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अगर किसी वस्तु पर फोटॉन्स के कण नहीं पड़ेंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना भारी होता है, किसका, ब्लैक होल का, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, वो फोटॉन के कण को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक, इसके कारण हम क्या नहीं कर पाते, ब्लैक होल को नहीं देख पाते। ठीक, अभी अभी नासा ने एक इमेज जारी किया था जिसमें उसने कैप्चर किया था ब्लैक होल को। ठीक, तो ब्लैक होल को कैप्चर करने के लिए वो विधि का उपयोग करते हैं। क्या होता है, आप जब भी देखेंगे कि अंतरिक्ष में अगर कोई तारा या ग्रह अपनी शेप से बदल रहा है, वो अपनी शेप बदल रहा है ना, अचानक यहां से खिंचाव चालू हो गया, कोई ऐसे तारा आपको दिख रहा है, आपको ऐसा कोई तारा दिख रहा है, ठीक, अचानक से वो इस तरह का शेप लेना चालू कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आसपास में कहीं पर ब्लैक होल है और वो उसको निगल रहा है। ठीक, तो यही है ब्लैक होल्स। ठीक, फोटॉन्स का नहीं जा पाते आर पार या उसको शोषित कर लिया जाता है, इस कारण हम क्या नहीं देख पाते, उसको देख नहीं पाते ब्लैक होल्स को। ठीक, नक्षत्रों की संख्या 27 मानी गई है। तारों का व्यवस्थित समूह नक्षत्र कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे अभी लेटेस्ट है 28 हो गया है ना, तो आंसर आपका 28 होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब मान लिया गया कि नक्षत्रों की संख्या 28 ये पूछता है, तो 28 नक्षत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तारामंडल, तारामंडल इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, इनकी संख्या वर्तमान में 28 है। ठीक, सबसे बड़ा जो तारामंडल है सैंटोरस, ठीक, इसमें 94 तारे हैं। ठीक, कितने तारे हैं, 94 तारे। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा तारामंडल बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये डिसाइड करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक, आईएयू। ठीक, तो कॉन्स्टलेशन की संख्या यानी तारामंडल की संख्या 88 और नक्षत्रों की संख्या 28 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा तारा हमेशा उत्तर की ओर प्रदर्शित होता है ना। तो उत्तर की ओर जो होता है वो होता है आपका हमेशा कौन सा, ध्रुव तारा। ध्रुव ठीक, तारा। कौन सा सर तारा, आवाज दिक्कत आ रहा है आपका। कैसे, आवाज क्लियर नहीं है क्या। क्लियर आ रहा है बस बीच बीच में ना वो सब। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क कारण ना ब्लरिंग होती है, ब्लरिंग टाइप की होती है ना। हाँ ठीक, हाँ। वो हो सकता है ना, नेटवर्क का इशू होगा। ठीक, हम्म, ठीक, चलिए। तो जो उत्तर में जो हमेशा चमकता है वो होता है ध्रुव तारा। ठीक, ध्रुव तारा जो है वो लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है। इसे पोलर स्टार भी कहते हैं। पोलर स्टार किसको कहते हैं, ध्रुव तारे को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे पृथ्वी किधर भी घूमे कैसे भी घूमे, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही चमकता है। ठीक, क्यों ये क्या है, उत्तर में ही चमकता है। इसके डीप पर इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है हमको, है ना। तो हमेशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हमारे सौर मंडल पर। ठीक, किस पर, सौर मंडल पर। आप सौर मंडल देखना चाहेंगे एक बार, चलो दिखाते हैं आपको। टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से नहीं दिखा पाएंगे, ऐप से ही दिखाऊंगा, हम्म, थोड़ा सा वेट कीजिएगा ना, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम। अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप सभी को, हम्म। यानी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं मुझसे, ये बताइए आप, है ना, क्योंकि आप अपना समय